नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, मिशन हरियाणा में जुटे राहुल गांधी रैली कर बीजेपी आरएसएस पर उन्होंने हमला बोला। आरएसएस में दम नहीं है, ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं। कांग्रेस नेता सब शेर हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहादुरगढ़ में रोड शो निकाला और कांग्रेस नेता हेलीकॉप्टर से बहादुरगढ़ आए। सबसे पहले रोहतक दिल्ली रोड स्थित पकौड़ा चौक पर आपको बता दें जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून के समर्थन में पार्टी के पक्ष में मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। जनसभा कक बीजेपी आरएसएस पर हमला कर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस में दम नहीं है, ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं। कांग्रेस नेता सब शेर हैं। कि जो भी पहले आपके पास रोजगार के रास्ते थे वो सारे के सारे एक के बाद एक बंद हो गए। पहले स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे। वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। भाई और बहनों, आप जानते हो अग्निवीर क्या है? आप जानते हो अग्निवीर क्या है? क्या है अग्निवीर? क्या है बताओ? मैं आपको बताता हूं। अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन, उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। ये योजना इसीलिए बनाई गई है कि हमारे जवानों को पेंशन ना देनी पड़े, उनके परिवारों को कैंटीन ना देने पड़े, और जब वो शहीद हो तो उन्हें शहीद का दर्जा ना देना पड़े। इसी के साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी। तीसरे चरण के लिए 40 सीटों पर वोटिंग जारी। उधमपुर में सबसे ज्यादा, बारामूला में सबसे कम मतदान। तीसरे चरण में चुनावी मैदान में 415 उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान आपको बता दें हो रहा है। इस चरण में 7 जिलों की 40 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में उतरे 415 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। तीसरे दौर में सबसे ज्यादा 11 सीटें जम्मू जिले में हैं। इसके बाद बारामूला में 7, कुपवाड़ा और कठुआ की 6, उधमपुर की 4 और बांदीपोरा और सांबा की 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां मंगलवार को मतदान है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शेख दाऊद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शेख, क्या कुछ तमाम जानकारी है? वोटिंग लगातार जारी है, क्या कुछ तमाम अपडेट है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। अब जो तीसरा फेज है जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन, तो आज सुबह ये 7 बजे स्टार्ट हुआ है वोटिंग। तो लोग सुबह सुबह अपना वोट डालने के लिए निकले, जिसमें जनान, मर्द, बूढ़े, खासकर जवान देखने को मिले। और ये 40 जो असेंबली सीटें हैं वहाँ वो आज है, और आज ये कंप्लीट हो जाएगा थर्ड फेज, और 8 अक्टूबर को फिर इसका काउंटिंग होगा। और यहाँ पे हमने कई वोटरों के साथ बात की, तो कहीं ना कहीं जो यंग वोटर है वो हमें देखने को मिली, और यही बोला कि जो यहाँ पे बेरोजगारी है और डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 10 साल के बाद जो यहाँ पे ये इलेक्शन हुआ है, तो लोगों में एक खुशी की लहर है कि आखिरकार जो वो चाहते हैं वो उनको आज पूरा हो गया, और लोग खुशी से आज बाहर आ गए और अपने नुमाइंदों के हक में वोट कास्ट किया। जी मंगलवार को भी मतदान होने हैं, उससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट है? नहीं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर यहाँ पे तो लास्ट फेज है ये, और अब 8 अक्टूबर को काउंटिंग का है। तो ये तीसरे चरण का जो लास्ट फेज है वो आज कंप्लीट होगा, जिसमें नॉर्थ कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बांडीपोरा और कुपवाड़ा,
और जम्मू के है, जम्मू, उधमपुर और सांबा। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो जोश है वो आज देखने को मिले। और बीजेपी की साइड में आज जो बीजेपी के जो सपोर्ट है उन्होंने जश्न मनाया वहां पे। कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद जम्मू में बीजेपी की अक्सरियत शायद से जीत जाएगी। जी शेख, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बिहार में एक बार फिर बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। कोसी कमला से लेकर बागमती विकराल हो चुकी है। आपको बता दें, बाढ़ से हाहाकार मच गया है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार वालों की मुसीबत बढ़ गई है। कोसी कोहराम मचा रही है तो गंगा, गंडक और कमला कहर बरपा रही है। बिहार के कई जिले बाढ़ में डूब चुके हैं। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। नदियां विकराल हो चुकी हैं और हजारों लाखों घरों को आपको बता दें अपने आप में समाहित करती जा रही है। दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल और सहरसा समेत कई जिलों में बाढ़ अब रौद्र रूप दिखा रही है। नेपाल से कोसी नदी में रिकॉर्ड पानी, आपको बता दें, पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रिकॉर्ड के ऊपर पानी जा चुका है। कोसी, गंडक, गंगा, बागमती और कमला नदियां उफान पर हैं। इन नदियों के आसपास के इलाकों में बाढ़ का रूप ले चुका है और कई जिले कोसी का अभिशाप झेल रहे हैं। सरकार ने कोसी, गंडक और गंगा नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। बिहार में सोमवार को भी बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी रही। कई स्थानों पर नदियों के तटबंध टूट गए और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसका असर भारत नेपाल सीमा के लगते जिलों पर सबसे अधिक पड़ा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ तमाम जानकारी है? बिहार में अभी स्थिति क्या बनी हुई है? देखा जा रहा है कि वहां पर बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा है, तो क्या कुछ इससे जुड़ी तमाम जानकारी है? देखिए प्रीति, सबसे पहली बात है कि जो हर साल नेपाल द्वारा पानी छोड़ा जाता है, मगर इस बार जो नेपाल ने पानी छोड़ा वो लगभग 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 56 साल पहले ही इस तरह का पानी छोड़ा था और इस बार वो फिर इस तरह से पानी वहां से नेपाल से निकाला गया। खासकर ये इसमें ये सबसे बड़ा बात है कि वो जो वहां से जो पानी छूटता है वो कोसी, बागमती और गंडक नदी में पानी वहां से निकलती है। और जो कोसी एरिया है, क्योंकि कोसी एरिया में जलस्तर बहुत बढ़ गया था, मगर किसी तरह की घटना नहीं हुई थी। मगर कल रात में वहां पर एक ये कीरतपुर प्रखंड है जहाँ पे जमालपुर के पास बांध कटने से वहां के लगभग 4-5 प्रखंड में उसका पानी का असर हुआ है। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने अधिकारी को निर्देश दिया कि हर तरह से एक्टिव रहने के लिए। मगर जब बांध टूटने वाला था या उससे पहले जब प्रशासन को पता चला था कि बांध टूट जाएगा, तो उन्होंने एक्टिव होकर उसको बचाने का कोशिश किया। मगर टूटने के बाद अधिकारी वहां से निकल गए। बार बार लोगों की ये आरोप रहता है कि जब बांध टूटने वाला था प्रशासन ने हर चीज को देखा, मगर जब टूट गया और उसके बाद लोगों की जरूरत थी प्रशासन के द्वारा जो भी सहायता दी जाती है उसको प्रशासन सही समय पर और सही तरीके से नहीं दिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है हवाई सर्वे करने के लिए हर जगह जो है वो जा रहे हैं और हर जगह जो है देख रहे हैं कि लोगों की स्थिति क्या बन रही है। उन्होंने बार बार अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि किसी भी तरह से दिक्कत नहीं हो, जो भी जरूरत पड़े, जिस तरह से जरूरत पड़े, जिला अधिकारी अपने आप में सक्षम है वो उस तरह से काम कर सकते हैं। जी दानिश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर बने मंदिर, मस्जिद या किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल को हटाने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। बुलडोजर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के हो। बेशक सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के लिए हमने कहा है कि अगर ये सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकासी या रेलवे लाइन क्षेत्र पर है तो हमने स्पष्ट कर दिया है। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है तो वो सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि चाहे मंदिर हो, दरगाह हो या अन्य कोई दूसरा धार्मिक स्थल, जहां जनता की सुरक्षा की बात हो और स्थल पब्लिक प्लेस पर हो तो उसे हटना ही होगा। आपको बता दें, हटाना ही होगा। जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुनवाई के दौरान जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि अगर उल्लंघन करने वालों को
वाले को स्ट्रक्चर है, तो हम आपको बता दें सिर्फ एक के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। सवाल उठता है कि जस्टिस गवई ने कहा कि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि सिर्फ इसलिए तोड़फोड़ नहीं की जा सकती क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि तोड़फोड़ के आदेश पारित होने से पहले भी एक सीमित समय होना चाहिए। साल में 4 से 5 लाख डेमोलिशन की कार्रवाई होती है। पिछले कुछ सालों का यही आंकड़ा है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस खबर को लेकर? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें 2 प्रमुख याचिकाएं हैं जो देश भर में बुलडोजर चलाए जाने की जो कार्रवाई होती है उसको लेकर दाखिल की गई। हालांकि इस मामले में कई आईए भी दाखिल की गई हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, चाहे कोई भी आरोपी हो वो किसी मामले में, उसमें कुछ खास तौर से स्पेसिफिक स्टेट हैं जो कुछ खास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करते हुए बनाए जाते हैं। और इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल से एक सवाल पूछा कि क्या किसी के दोषी या आरोपी होने पर मात्र से ही क्या बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया कि भले ही वो दोषी या अपराध आरोपी किसी मामले में, यहाँ तक कि अगर वो देश विरोधी कानून में है या फिर किसी बलात्कार या हत्या के मामले में है, तब भी उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई का लबोलुआब था वो इस बात पर था कि जो बुलडोजर की कार्रवाई किसी भी आरोपी के घर को गिराने के दौरान की जाती है उसमें जो नोटिस दिए जाते हैं, क्योंकि जो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखें तो जो पूरे भारत में नगर पंचायत है, जिला पंचायत हैं और चाहे जो और अन्य अथॉरिटीज हैं जिनके थ्रू नोटिस जारी होता है, जिसमें जो चाहे अतिक्रमण की बात हो या फिर अवैध निर्माण की बात हो, वो उनके द्वारा जारी किया जाता है और उसकी क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके में गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बहुत स्पष्ट बात कही कि चूंकि जो ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं में पर्टिकुलर कुछ चीजों को पॉइंट आउट किया गया, खासतौर से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए जो चीजें सामने रखी गई वो सही नहीं है। हालांकि कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि पिछले समय में, पिछले 4-5 सालों में जो हमने देखा जो हमने देखा है उसमें जो कार्रवाइयां की जा रही वो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही, जिस पर जस्टिस BR गवई ने भी चुटकी लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई जस्टिस की बात कही। तो ये जो चीज है वो कोर्ट के सामने है, लेकिन कोर्ट के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि जो क्रियान्वयन है उसका जस्टिफिकेशन कैसे हो, क्योंकि जो याचिकाकर्ता और हस्तक्षेप करने वाले हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि जो कार्रवाई की जाती है वो इंटेंशनली की जाती है। उसका कुछ उदाहरण भी दिया गया कि जैसे कि अगर कहीं बलात्कार की कोई घटना हुई या लूट की कोई घटना हुई या पथराव की घटना हुई तो उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है। हालांकि उसके लिए जस्टिफिकेशन जो अथॉरिटीज की तरफ से दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि अतिक्रमण रहा है या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। तो सवाल यहाँ पे ये उठा था कि क्या एक दिन में ही वो चीजें क्लियर हो जाती हैं जिससे कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन या जो इंक्रोचमेंट की बात क्लियर हो जाती है। तो कोर्ट भी इस बात से कन्विंस था कि जो प्रक्रिया है वो थोड़ा क्रियान्वयन जो है वो उचित होना चाहिए। जी विवेक जी, साथ ही हम आपको ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद विवेक। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। इस राशि से राज्य में 4 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और परिवहन की सुविधाएं बेहतर होंगी। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक के दौरान इन परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर गहन मंथन हुआ। आपको बता दें, नई परियोजनाओं के लिए डीपीआर को केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा, इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता देकर सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी।
1982 में सरेनी विधानसभा से निर्दलीय निर्वाचित हुए पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने एसपी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री स्तर से उनको अंगरक्षक दिए जाने की फाइल स्वीकृति हो गई है, लेकिन एसपी कार्यालय से उसे रोका जा रहा है, फाइल को पास नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा उनकी जान को खतरा है। ये भी कहा कि जब पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर और रामलाल अकेला को गनर मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद स्वीकृति दी गई, लेकिन एसपी कार्यालय से जानबूझकर फाइल को पेंडिंग किया गया है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने में 400 वर्ष का समय लगा, तो वहीं आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र में महर्षि दत्तात्रेय आश्रम से चोरी हुई भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान की अष्टधातु की मूर्ति एक बार फिर से स्थापित करने में 28 वर्ष का समय लग गया। लोग 28 साल बाद फिर से भगवान के दर्शन कर सकेंगे, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। आपको बता दें, महर्षि दत्तात्रेय आश्रम से 1996 में भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई थी। पुलिस ने मूर्ति को बरामद कर ली, लेकिन ये मूर्ति अभी तक थाने में मालखाने में बंद रही। अब 24 सितंबर को कोर्ट ने इस मूर्ति को बाहर निकालने का आदेश जारी किया है। अब फिर से विधि विधान से प्रभु श्री राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौ सेवा प्रेम किसी से छुपा नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार को अब गौ सेवा आयोग का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये जानकारी उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने साझा की है। इस गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष झांसी के नंदनपुरा निवासी श्याम बिहारी गुप्ता को बनाया गया है। अध्यक्ष के अलावा गौ सेवा आयोग में 5 सदस्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार गठित इस आयोग में 5 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। ये सभी गौ सेवा के कार्य से प्रदेश में अपने अपने स्तर पर जुड़े हुए हैं। सरकार की आपको बता दें, साझा की गई जानकारी के मुताबिक गठित हुए गौ सेवा आयोग में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें कुशीनगर के कप्तानगंज निवासी जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह और बस्ती जनपद के गांधीनगर निवासी महेश कुमार शुक्ल शामिल हैं। मिर्जापुर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्रांतर्गत रामबाग कुशैल मोहल्ला में प्रतिबंधित पशु का मांस होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन द्वारा थाना को शहर पुलिस और फील्ड यूनिट के साथ संदिग्ध स्थानों का निरीक्षण किया गया। पुलिस द्वारा संदिग्ध मांस की फॉरेंसिक जांच आपको बता दें और सैंपल लिया गया। संदिग्ध 7 से 8 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आसपास के दुकानों के लाइसेंस की नगर पालिका द्वारा जांच भी कराई जा रही है। मौके पर शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो सामान्य है। देखिए, सूचना हम लोग को मिली थी कि पुरेश नगर एरिया पड़ता है, वहाँ पर कुछ जानवरों के मांस लोगों के घरों में मिले हैं। तत्काल सूचना पर हम सभी यहाँ मौके पे आए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट जो है वो भी मौके पे आई है और पूरे एरिया के लोगों ने प्रॉपर तलाशी ली है। कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, सभी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है, सैंपल्स लिए गए हैं। उनको जांच के लिए हम लोग फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा रहे हैं और जहाँ ये चीज़ें हुई हैं उसको मुकदमा लेकर हम प्रभावी कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मंदिर में भंडार के लिए रखे दान पात्र को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों के बीच गोली चल गई। गोली लगने से मौके पर युवक की मौत हो गई। घटना देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरसंडी इलाके की है, जहां गांव में मंदिर के बाहर भंडारे के लिए एक दान पात्र रखा हुआ है।
जिसको तोड़कर कुछ लोग उसमें से पैसा निकाल कर ले गए। इसको लेकर विवाद हुआ। परिजन शिकायत करने पुलिस चौकी गुरसंडी पर गए। वो पुलिस से शिकायत कर वापस लौटे थे। इस बीच श्री नारायण दुबे अपने साथ लोगों को लेकर पहुंचा और फेसबुक पर मंदिर दानपात्र टूटने को लेकर सोशल मीडिया में वीडियो दिलाने पर आपको बता दें श्रवण पांडे के भाई के साथ मारपीट करने लगा, जिसको बचाने के लिए श्रवण पांडे आए, उन्हें रोकने लगे। इस बीच दोनों पक्षों में बात विवाद इतना बढ़ गया कि श्री नारायण दुबे राइफल से गोली उन्होंने चला दी, जो सीधे श्रवण पांडे को जाकर लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल किया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर कस्बा बेबर के अलावा गांव-गांव में अपनी दुकान कुकर मुत्तों की तरह सजाए बैठे हैं। आए दिन झोला छापों के गलत उपचार से बीमार लोगों की आए दिन लगातार मौत हो रही है, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण इनके झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। ना कोई डिग्री, ना कोई डिप्लोमा, फिर भी अपनी दुकान और अस्पताल खोलकर रोग से पीड़ित मरीजों का उपचार के नाम पर शोषण करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते शाम को झोलाछाप डॉक्टर आदेश कुमार, आपको बता दें, उन्होंने बताया उनके द्वारा उपचार करने से ग्राम नगला राम सिंह थाना घिरोर निवासी पंकज यादव का 8 साल का बेटा मयंक अपनी नानी के घर से आया हुआ था और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा डॉक्टर आदेश के द्वारा ही 4 दिन पहले भी नगला केहरी निवासी अजिंद्र कुमार की मौत हो गई थी। वहीं 4 महीने पहले भी नगला दिलीप की महिला शीला देवी की भी उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसकी खबर को एपीएन न्यूज ने बड़ी वरीयता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद जागी और जिलाधिकारी के आदेशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसी गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा झोलाछाप डॉक्टर पर छापामार कार्रवाई अभियान चलाया गया। जिले में एक झकझोर देने वाला दृश्य सोशल मीडिया के सुर्खियों में छाया है। आपको बता दें कि इस दृश्य में मानवता को शर्मसार करते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रखती है। हालांकि ये भी बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जिसने मानविकता को शर्मसार किया है। इससे पहले भी जिला अस्पताल में ऐसे दृश्य आते जाते रहते हैं और आते जाते रहे हैं। दुर्व्यवस्थाओं के बोलबाले में शुमार जिला अस्पताल में मरीज और तीमारदार को जितनी फजीहत झेलनी पड़ रही है, किसी से छुपा नहीं है। हालात तो दयनीय हो जाती है। जब मोर्चरी हाउस पर कोई बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंचता है तो कर्मचारी और स्ट्रेचर के अभाव में लोग बॉडी को कंधे और गोद में उठाकर ले जाने को मजबूर हो जाते हैं। यहां तक कि घंटों मोर्चरी हाउस के कर्मचारी का पुलिस विभाग को भी इंतजार करना पड़ता है। यूपी के ललितपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। ये हादसा इतना बड़ा हो सकता था जिसमें सैकड़ों यात्रियों की जान जा सकती थी। दरअसल यहां पर केरला एक्सप्रेस ट्रेन टूटी पटरी पर दौड़ गई। जब तक लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया तब तक ट्रेन टूटी पटरी से आपको बता दें आगे निकल चुकी थी। तिरुवनंतपुरम से चलकर नई दिल्ली जाने वाली केरला एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बची है। ललितपुर में रेल प्रशासन की गलती के चलते ट्रेन को ललितपुर के पास टूटी पटरी पर चढ़ा दिया गया। ट्रैक पर काम कर रहे रेल कर्मियों ने ट्रेन को रोकने के लिए लाल झंडी दिखाई, लेकिन तब तक ट्रेन के 3 कोच टूटी पटरी से आगे निकल गए थे। आपको बता दें ट्रेन जो है वो ललितपुर से तिरुवनंतपुरम जा रही थी और ट्रेन टूटी पटरी से कुछ देर पहले ही रुक गई। इमरजेंसी ब्रेक लोको पायलट ने लगा दिया था। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तमाम नज़ारे देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर मुगल सल्तनत और ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान एक ऐसी रियासत था जिसका दूर दूर तक डंका बजा करता था। वहीं यहाँ पर मौजूद इस रियासती काल के विशाल किले की मुख्य इमारत आज भी अपनी धार्मिक सौहार्द की पहचान के रूप में अलग स्थान रखती है, जिसकी बानगी इसके मीनारों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रामपुर रियासत की शुरुआत वैसे तो पहले नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 ईस्वी में इस बसा कर दी थी। नवाब धार्मिक सौहार्द में विश्वास रखते थे, जिसकी बानगी रियासत के नवे नवाब हामिद अली खान के द्वारा 1899 से 1905 तक बनाए गए इस विशाल किले की खूबसूरत इमारत में मौजूद ऑटो मीनारों को देखने के बाद स्पष्ट हो जाती है। किले की मुख्य इमारत, जिसे हामिद मंजिल कहा जाता है, और यहाँ पर आज विश्व परिषद रजा लाइब्रेरी स्थापित है। इस खूबसूरत इमारत में 8 मीनार है, जिसमें प्रत्येक एक मीनार को 4 हिस्सों में बांटा गया है और यहाँ से शुरुआत होती है उस धार्मिक सुधार की जो आज भी यानी 119 साल के बाद भी अपनी अलग पहचान को बरकरार रखे हुए है। हरिमपुर जिले में शासन के निर्देशों पर कृषि उपज के अनुमानों का आकलन करने और उत्पादकता के आंकड़ों के संकलन के लिए जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने मुख्यालय के कुछेचा स्थित राजा राम के तिल के खेत में जाकर किसान की मौजूदगी में हाशिए से फसल की कटाई की और खेती संबंधी जानकारी भी ली। किसानों को वर्ष में 1 से अधिक फसल बोने के लिए प्रोत्साहित भी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान 1 से अधिक फसल कैसे उत्पादित कर सकते हैं, इसके लिए कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यान विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा कार्य योजना और रणनीति बनाई जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।